साथ मौजूद हैं और पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त। सीधे आपको ले चलते हैं। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश त्रिपाठी जी, प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रमेश मिश्र जी, उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र द्विवेदी जी, महामंत्री श्री पंकज श्रीवास्तव जी, दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक श्री मदन मोहन सिंह जी, वरिष्ठ स्थानीय संपादक राष्ट्रीय सहारा श्री पीयूष बंका जी, स्थानीय संपादक राष्ट्रीय सहारा श्री दीप्ति भानुडी जी, वरिष्ठ पत्रकार और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे प्रोफेसर कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार पांडे जी, पुस्तकालय मंत्री श्री विनय कुमार सिंह जी, कार्यकारिणी के सदस्य श्री परमात्मा राम त्रिपाठी जी, श्री राजीव कुमार पांडे जी, विवेक कुमार जी, अखिलेश और आज के यहाँ पे संपादक सम्मानित श्री अखिलेश चंद जी, आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित गोरखपुर के प्रेस क्लब के सभी निवर्तमान पदाधिकारीगण, वरिष्ठ हमारे सभी पत्रकारगण, महानगर के उपस्थित सभी गणमान्य संभ्रांत नागरिकगण और उपस्थित बहन और भाइयों, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण किया है, मैं सबसे पहले इन सभी को प्रदेश सरकार की ओर से भी और अपनी ओर से भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि उसे हर उस संस्था ने या व्यक्ति ने लोकतंत्र के एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में मान्यता दी है। और लोकतंत्र के प्रति जो सबसे सजग प्रहरी के रूप में ध्यानाकर्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जो सभी अन्य तीन स्तंभों को किसी न किसी रूप में झकझोरता है, सही तथ्यों के नजदीक लाने का प्रयास करता है, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों जो किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं उनसे जोड़ने का एक प्रयास करता है, तो उस महत्वपूर्ण स्तंभ का नाम है मीडिया। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है, आगे बढ़ा है, मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही है।
लेकिन उसके महत्व को लोकतंत्र के प्रति आग्रही कोई भी समाज कभी कमतर करके नहीं आंक सकता। उसकी प्रासंगिकता लोकतंत्र के प्रति जब लोगों के मन में भाव आया होगा तब से ही किसी न किसी रूप में रही है, और आज के वर्तमान के कालखंड में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना हो। लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करेगा अगर मीडिया को अप्रासंगिक कर दिया जाए। और गोरखपुर ये केवल एक महानगर नहीं है। गोरखपुर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है, जो इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 25 लाख या 50 लाख लोगों का अपने एक मार्केट के रूप में, एक बाजार के रूप में, एक महानगर के रूप में नहीं, बल्कि यहां पे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए और साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु गोरखपुर है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु में प्रेस क्लब में कैसी कार्यकारिणी होनी चाहिए, प्रेस क्लब सामाजिक सरोकारों से उसका क्या संबंध होना चाहिए, इन सभी मुद्दों को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब तय करता है। क्योंकि यहां पे जो कुछ आप करेंगे स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव जनपद पर, अगल बगल के जनपदों पर और अन्य संस्थाओं पर पड़ेगा। इसलिए एक जवाबदेह कार्यकारिणी बने और वह जवाबदेह कार्यकारिणी जन सरोकारों के साथ जुड़ करके अन्य संस्थाओं को भी उसके साथ जोड़ने के लिए संवेदनशील बना सके, उसके प्रति समर्पित कर सके। इसमें इस नई कार्यकारिणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होगी। बहनों और भाइयों, याद करिए मीडिया की भूमिका देश की स्वाधीनता आंदोलन में। ऐसे इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने मीडिया से ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का काम किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनमें सबसे पहला नाम आता है। उन्होंने उस समय जो पत्रकारिता की थी, जिस प्रकार का लेखन किया था, जिस प्रकार के समाचार पत्रों को उन्होंने उस समय प्रोत्साहित किया था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकमान्य तिलक जिन्होंने जन चेतना को जागरूक करने में उस समय एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, और जन चेतना को जागरूक करने के लिए लोक परंपराओं का क्या महत्व हो सकता है, उस समय गणपति महोत्सव के माध्यम से उन्होंने उसको एक नई ऊंचाई तक आगे बढ़ाने का काम किया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, वे स्वयं भी एक पत्रकार थे और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में, जिन्हें हम आज भी स्मरण करते हैं उनकी लेखनी के लिए, गणेश शंकर विद्यार्थी। कानपुर से उन्होंने अपनी लेखनी को, जिन धारदार लेखनी के माध्यम से उस समय के जज्बे को उन्होंने झकझोरा था, आज भी वह हम सबके लिए स्मरणीय बना हुआ है। याद करिए, जब इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, तब
बहुत सारे समाचार समूह ऐसे थे, मीडिया ऐसे थे जिन्होंने उस समय अपनी लेखनी के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लड़े थे। ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, इसके लिए उन्होंने स्वयं के कैरियर को भी दांव पे लगाने में कोई संकोच नहीं किया था। मीडिया की भूमिका हमेशा, हम लोग इस बात को मानते हैं कि यह निरंतर एक परिवर्तनशील माहौल में भी उसकी प्रासंगिकता को कभी कम नहीं किया जा सकता, और उसी प्रासंगिकता की दृष्टि से हम लोग जब इस आयोजन के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मैंने कहा नहीं, मैं लखनऊ का कार्यक्रम 2 घंटे बाद में बनाऊंगा, लेकिन मैं एक गोरखपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम के साथ बहुत दिनों के बाद हम लोगों को इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इस कार्यक्रम में जरूर मैं भाग लूंगा कि हम सही चीजों को, सही तथ्यों को जनता जनार्दन के प्रति अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। यह महत्वपूर्ण इसलिए है, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका। याद रखना, कोई भी संवैधानिक संस्था अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन सरोकारों से अलग नहीं रख सकती। आम जन से उसके संपर्क और संवाद और उसके प्रति उसकी जवाबदेही, उसकी संवेदनशीलता और उसकी कार्य पद्धति के माध्यम से दिखते हैं और दिखने चाहिए। लोकतंत्र नहीं होता तो क्या देश के अंदर जो आज विकास के प्रति और लोक कल्याण के प्रति एक सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से निर्णय करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्या ये हो पाता? क्या देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर पाए होते, जिन्हें पिछले 10 वर्षों के अंदर शासन की विभिन्न वेलफेयर स्कीम के माध्यम से जोड़ करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया गया? लोकतंत्र नहीं होता तो क्या हम देश के अंदर गांवों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए बनने वाली इन योजनाओं को इतने प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर पाते? संभव तो नहीं होता। अगर केवल एक पोलित ब्यूरो होता, एक दलीय व्यवस्था होती, कोई राजतंत्र होता, उनके अपने एजेंडे होंगे। बहुत सारे राजतंत्र ऐसे भी रहे हैं जिनके लोकतंत्र के साथ, उन मूल्यों के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया, एक नैतिक बल से उत्प्रोत होने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में तो केवल जनता जनार्दन की ही आवाज सुनी जानी है। कोई भी सरकार उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती, और अगर कोई करेगी 1 साल 2 साल, अंततः 5वें वर्ष तो उसे फिर वहीं पे आना है जिस जनता के द्वारा उसको चुन करके, जो जनता जनार्दन उसे चुन करके भेजती है। और इसलिए कोई भी सरकार, कोई भी शासन प्रशासन उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। उन स्थितियों में मीडिया के द्वारा जो भी बातें उस तक पहुंचाने के प्रयास होंगे या होते हैं, उसका अपना एक महत्व हो जाता है। मीडिया के आज अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लगता है जब भी अवसर मिले तो हमें, जब हम अपनी लेखनी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं, या जब मीडिया के मंच का उपयोग
हम एक सकारात्मक भाव के साथ जनता को ही सब कुछ मान करके, उस पवित्र भाव के साथ जब हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और लोकतंत्र में जन विश्वास का प्रतीक बनना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर जनता का ही विश्वास नहीं है किसी व्यवस्था पर और उससे हम ये उम्मीद करें कि वह व्यवस्था लोक कल्याण का माध्यम बनेगी, यह संभव है। जनता का जिस पे स्वयं विश्वास न हो, क्या वह पार्टी या वह दल क्या पुनः सरकार बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। जब तक जनता जनार्दन का विश्वास है, कोई भी दल, कोई भी पार्टी तभी तक सत्ता में रह सकती है। जिस दिन जनता का विश्वास उससे हटा तो उसको धराशायी होने में कोई देर नहीं लगती। और उस विश्वास को बनाए रखने में राजनीतिक दलों की अपनी भूमिका है, लेकिन मीडिया की उससे भी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल होगा, वह एक सीमित समय तक, सीमित मात्रा में अपने संवाद के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है, बैठक के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से। लेकिन वही बात मीडिया के माध्यम से एक साथ, एक समय में लाखों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। वह समाचार माध्यमों के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, विजुअल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है। ये मीडिया के अलग अलग रूप हम सबको आज के समय में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भूमिका किसी की भी कम नहीं हो पाई। यानी अगर कोई ये कहे कि विजुअल मीडिया के आने पर प्रिंट मीडिया का महत्व पूरी तरह समाप्त हो गया है, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह सच नहीं हो सकता। या सोशल मीडिया के आने के बाद विजुअल मीडिया की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है ये पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, एक चैलेंज जरूर आया है, और वह चैलेंज है कि अलग अलग मीडिया ने भी अपने अलग अलग समर्थक वर्ग खड़ा किया है, और हम कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किया है। एक ग्रुप है जो समाचार पत्र जरूर पढ़ेगा और उसके बगैर उसकी दिनचर्या आगे नहीं बढ़ती। एक ग्रुप है जो किसी भी कार्य में जाने के पहले न्यूज जरूर देखेगा, किसी न किसी चैनल को देख करके न्यूज जरूर देखता है। वो लोकल हो सकता है, रीजनल हो सकता है, नेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है। उन्हें अवलोकन करता, अपनी रुचि के अनुसार उसे देख करके फिर वह अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता है। एक ग्रुप ऐसा भी है जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखता है कहां पे कौन सी गतिविधियां हैं, उन्हीं के माध्यम से फिर वो अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देता है। और एक ग्रुप है जो सारे कार्यों से फुर्सत पाने के बाद आराम के साथ डिजिटल मीडिया में देखता है कहां पे कौन सी सक्सेस स्टोरी है, कहां पे कौन सी चीजें हैं। अब आप बताइए, चारों रूप है। हम लोग जिस प्रकार का मसाला परोसेंगे, जिस प्रकार की व्यवस्था हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसकी मानसिकता उसी के रूप अनुरूप आगे बढ़ती भी जाएगी। और इस दृश्य में आपको बताऊंगा कि इसकी सबसे सक्सेस स्टोरी आपके सामने हो सकती है अभी महाकुंभ प्रयागराज की। आप में मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग कुंभ के आयोजन के साथ पहले भी जुड़े रहे होंगे और पहले भी जुड़े रहे होंगे। आपने देखा होगा इतने बड़े रूप में लोग उस आयोजन का हिस्सा नहीं बन पाते थे, क्योंकि मीडिया उसको उतना महत्व नहीं दे पाते थे। और उसको महत्व देने के साथ साथ एक वो बनता था कि भाई लोगों ने दे दी, रिपोर्टिंग दे दी, कुछ अपनी व्यवस्था कर ली, कार्यक्रम चलता था, वो आयोजन होते रहते थे। लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, लोकल स्तर पर, रीजनल स्तर पर, या फिर
नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर हम लोग देखते थे। एक बड़ा तबका था जो बहुत पॉजिटिव स्टोरी कर रहा था, जो वहां व्यवस्था है उसको लेकर। उन्होंने सकारात्मक लेखन के माध्यम से लोगों को अवगत कराना प्रारंभ किया। प्रयागराज में प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, कैसे आप वहां पहुंच सकते हैं, आयोजन का महत्व क्या है, कैसे ये आयोजन होते हैं देश के अंदर 4 स्थानों पर, इस आयोजन के साथ कि कैसे कुंभ की मुहूर्त कैसे पड़ते हैं, बिना किसी आमंत्रण के कैसे लोग उस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। एक बड़ा तबका था मीडिया का जो प्रिंट में भी, विजुअल मीडिया में भी, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से उस सकारात्मक लेखन के माध्यम से कार्य कर रहा था। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो अच्छी बात को भी नकारात्मक दृष्टि से लिखता था, और नकारात्मक दृष्टि से लिखता था तो बहुत बार लोग मुझसे पूछते थे, कहते थे साहब हम लोग तो वहां होके आ गए हैं, लेकिन ये सब नकारात्मक टिप्पणी क्यों हो रही है। हमने कहा कि ये आवश्यक है, जो भी लिख रहा है वो हमारा ही काम कर रहा है। लोग कहते थे क्यों, हम तो देखे वहां कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा देखो ये आपकी दृष्टि हो सकती है, अब जिसको अच्छी चीज भी अच्छा नहीं दिखाई देता तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको लिखने दो ना, वो हमारा ही काम कर रहा है। उसने कहा ऐसे कैसे आप कह सकते हैं। लोग बोलते थे, रोज प्रश्न मेरे सामने खड़े होते थे। मैंने कहा देखो दाल तभी अच्छी लगती है जब उसमें तड़का लगता है, और तड़का हमेशा कोई जीरे का लगाएगा तो उसका कालापन तो दिखाई देगा वहां पर। तो कहने लगा ये बात तो सही है। तो हमने कहा ये दाल में तड़का है, इसको पड़ने देना चाहिए, चलने देना चाहिए, दाल स्वादिष्ट होगी। आयोजन तभी है जब एक तरफा चलेगा तो फिर उसमें उसका मजा समाप्त हो जाएगा, आयोजन का मजा समाप्त होगा। ये कुछ ना कुछ नेगेटिव टिप्पणी भी दिखनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि इनकी दृष्टि नकारात्मक है, इनको हमेशा नकारात्मक ही दिखाई देगा, लेकिन उसमें लोग अपने आप ही अच्छाई खोज लेंगे। और मैं देखता था उस मामले में कि पहली बार इंटरनेशनल मीडिया ने महाकुंभ के कवरेज को पहले के आयोजनों की तुलना में कुछ सही परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया। मुझे याद है जब 2019 में हम प्रयागराज में कुंभ का आयोजन कर रहे थे, तो उस आयोजन में यूनेस्को इसे मान्यता दे, प्रधानमंत्री जी के पहल पर यूनेस्को ने मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रयागराज के कुंभ को एक महत्व दिया। लेकिन आयोजन कितना बड़ा होता है, मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर स्वयं यूनेस्को के डायरेक्टर वहां पहुंचे और उन्होंने इस आयोजन को देखा, देख करके अभिभूत थे। उन्होंने कहा सचमुच हम लोग तो पिछले 1 वर्ष से प्रयागराज के अंदर जब महाकुंभ की आहट सुनाई दी थी तो हम तो पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के, जल की शुद्धि को लेकर के इस बात से चिंतित थे कि क्या परिणाम होंगे अगर यहां पे 24 करोड़ या 30 करोड़ लोग आज गए तो। लेकिन हम अभिभूत थे कि हमारी टीम जहां भी काम करती थी, जहां भी जाती थी, पर्यावरण का कोई इश्यू हमें नहीं देखने को मिला, कहीं नहीं देखने को मिला। और उसने कहा सचमुच अब हमें लगता है कि यूनेस्को ने 2019 में इस आयोजन को दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन के साथ जोड़ करके मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो मान्यता दी थी वो सही किया था। ये सचमुच उसका हकदार थी, उससे पहले ही उसको ये अधिकार उसका मिल जाना चाहिए था। हम लोग देख रहे थे तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो एकदम नकारात्मक भाव के साथ इस आयोजन के साथ पहले जुड़ती थी, गंदगी को दिखाती थी, अव्यवस्था को दिखाती थी, भगदड़ को दिखाती थी, अराजकता को दिखाने का कार्य करती थी। कहीं अच्छा भी हो रहा है तो उसको नकारात्मक दृष्टि से दिखाने का प्रयास करती थी। उसके बारे में तमाम प्रकार की नेगेटिव टिप्पणी करती थी कि महाकुंभ में तो
महिला पुरुष का भेद होता है। यानी कुंभ के आयोजन में तो उनके द्वारा टिप्पणियां की जाती थी कि कुंभ के आयोजन में जाति भेद होता है, क्षेत्र भेद होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती थी। लेकिन पहली बार उनको लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दुनिया का यह सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं। जो उनको बताया गया था कि भारत में तो जाति भेद है, क्षेत्र के नाम पर बटे हुए हैं, भाषा के नाम पर विभाजित है, यहां पे महिला और पुरुष में लिंग भेद है। वहां आकर के उनकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि एक ही संगम पे, त्रिवेणी के एक ही संगम में क्या महिला है, क्या पुरुष है, क्या उत्तर है, क्या दक्षिण है, क्या पूरब है, क्या पश्चिम है, कोई कौन पंथ है, कौन संप्रदाय है, कोई भेद नहीं। कौन पंथ है, कौन संप्रदाय है, कोई भेद नहीं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा भारत एकजुट होकर के एक ही त्रिवेणी के संगम में स्नान कर रहा है। और मीडिया की सकारात्मक पहल जो हमारे स्थानीय मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने जो पहले चरण में इस अभियान को आगे बढ़ाया था, तो इंटरनेशनल मीडिया को भी उसके बारे में सकारात्मक रूप से लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और जिसके कारण दुनिया का हर व्यक्ति वहां उस आयोजन का हिस्सेदार बना। मैं देखता था भारत के अंदर पहली बार तमिलनाडु से लोग वहां आए, केरल से वहां बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आए, और अभी आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में यूपी 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी में होली सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए होली के दिन, और होली के दिन उस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे। लेकिन हम लोगों ने कहा है मृत्यु नहीं, तो मृत्युंजय महाकुंभ है। सबने अपनी मृत्यु पर भी जय प्राप्त की, विजय प्राप्त की है, और इसलिए मृत्युंजय महाकुंभ है ये। इस कुंभ ने साबित किया है। वेस्ट बंगाल से प्रतिदिन 45 दिनों के आयोजन में 50,000 से लेकर के 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन इस आयोजन का हिस्सा बना था, इस आयोजन का हिस्सा बना था। यानी इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहां से आ रहे थे, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, और दुनिया के अंदर भी 100 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। 74 देशों के तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर इस आयोजन का हिस्सा बने थे। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर वहां सरकार के मंत्री इस आयोजन का हिस्सा बने थे। अन्य देशों से श्रद्धालु आए थे। हम देख रहे थे कि अप्रवासी भारतीयों में कितनी ललक थी। 90 साल 95 साल की उम्र में उनकी इच्छा सब एक बार संगम तक हम पहुंच जाए। एक बार पता लगा व्हील चेयर में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते थे कुछ पैदल चलना पड़ सकता, चले जाएंगे। अरे आप व्हील चेयर में कैसे चले जाएंगे आप? नहीं, बस हमें प्रयागराज तक पहुंचवा दीजिए, बाकी हम लोग चले जाएंगे। यानी ये जो भाव था, ये भाव दिखाता है कि कितनी बड़ी ताकत मीडिया के पास है कि पूरी दुनिया को वह महाकुंभ का इस बड़े आयोजन में इस समागम का हिस्सा बनाती है। और मीडिया की सकारात्मक लेखनी ने सचमुच मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महाकुंभ को स्थापित करके 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को प्रयागराज नहाने में मदद की है। अगर मीडिया नहीं होता, सरकार कितना प्रचार करती, कहां तक जाती? हमने देश के अंदर कुछ राज्यों में अपने मंत्रियों को भेजा और मंत्रियों को भी भेजा था कि वे आप जा रहे हैं तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के माननीय राज्यपाल को आमंत्रण दे देना, हो सके प्रेस कर देना।
लेकिन उससे एक सकारात्मक स्वरूप देकर के कैसे आगे बढ़ाने का काम किया, इतने बड़े आयोजन के रूप में, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में बदलने का काम मीडिया की सकारात्मक लेखनी ने किया। और जब कोई आयोजन बड़ा होता है तो उसके भी परिणाम बहुआयामी होते हैं। इस समाज को जोड़ने का तो आधार बना, एक भारत श्रेष्ठ भारत का तो आधार बना ही, लेकिन संस्कृति भी समृद्धि का कारण बन सकती है। आस्था भी आजीविका का माध्यम बन सकती है। कि आपने देखा होगा, पहली बार ये भी देखने को मिला होगा, और उस भाव को हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया। और मैं तो बार बार इसीलिए कहता था, जो जैसे देखने के लिए आया था उसको उस प्रकार की दर्शन महाकुंभ के आयोजन के साथ हुए थे। जिसने जैसा देखा उसको वैसे भाव, जिस भाव के साथ गया था उस भाव के रूप में उसको वह नजारा वहां देखने को मिलता था। लेकिन मीडिया की भूमिका थी, मीडिया ने इसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया। मीडिया की समाज के प्रति जन जागरण में बड़ी भूमिका हो सकती है, और उस भूमिका के साथ मुझे लगता है कि आज के दिन पर उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की युवा पीढ़ी उसका उपयोग बेहतर तरीके से कर रही है। उसके पास कम समय होता है कि वह टेलीविजन देख सके या न्यूज़पेपर का अवलोकन कर सके। वह डिजिटल फॉर्म में सभी न्यूज़पेपर भी हैं, चैनल भी हैं, उन सबको उसके माध्यम से वो देखता है, अपने अनुसार उसका अवलोकन भी करता है, उसकी समीक्षा भी करता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग भी कर देते हैं, नकारात्मकता फैलाने में, समाज के प्रति विद्वेष का भाव पैदा करने में, राष्ट्र की जन चेतना को झकझोरने की बजाय उसको नेगेटिव दिशा में, एक नकारात्मक दिशा में भी ले जाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। लेकिन उससे इतर हमें एक सकारात्मक भाव के साथ एक चौथे स्तंभ बन करके उस भूमिका को, अगर हम भी जिस भूमिका के लिए मीडिया जानी जाती है, उस भूमिका के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे, तो यह न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए और एकता के लिए भी एक बड़ा कार्य होगा। मीडिया की सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने में एक प्लेटफॉर्म का काम संबंधित मीडिया ग्रुप तो करते ही है, लेकिन विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए पत्रकार भी, उनके संपादकगण भी, और बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार भी एक मंच पर आ सके, एक प्लेटफॉर्म उन्हें बैठने के लिए प्राप्त हो सके। हर जनपद में राज्य सरकार के द्वारा अपना सूचना विभाग भी गठित होता है। मीडिया के प्रति शासन की जवाबदेही के एक माध्यम बने हैं। ये केवल सरकार का प्रचार करेंगे इसलिए नहीं, बल्कि समाज के प्रति मीडिया की भूमिका को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में, इसकी भूमिका को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सरकार भी कुछ योगदान दे सके, इस दृष्टि किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में प्रेस क्लब का अपना एक अत्याधुनिक भवन भी बनकर के तैयार है, और उस भवन का बेहतर उपयोग हो। केवल मीडिया से जुड़े हुए, विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकारगण, स्वतंत्र पत्रकार, समाज से जुड़े हुए, विभिन्न तबके से जुड़े हुए अन्य गणमान्यों की उपस्थिति वहां पर हो। समय समय पर हम लोग उस प्लेटफॉर्म का उपयोग जन चेतना को जागरूक करने में कर सकें। आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर हमें कभी कभी
राज्य शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ नौकरशाहों को भी किसी एक स्पेसिफिक विषय को लेकर के वह यानी राज्य शासन से जुड़े हुए मंत्रियों को भी, केंद्रीय सरकार से जुड़े हुए मंत्रियों को भी, केंद्र शासन से जुड़े हुए विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े हुए सचिवों को भी, विभिन्न देशों के जो राजदूतावास हैं उनके अधिकारियों को भी इसमें आमंत्रित करके एक विवेक को, एक चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। अगर हमारा संवाद बाधित होगा तो निश्चित है वहां से संघर्ष शुरू होगा। वो एक संघर्ष की शुरुआत होती है और संघर्ष हर हाल में टलना चाहिए, हो सके तो टालने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब असंभावी हो तो तभी उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए, अन्यथा उसको टालने के प्रयास होते रहने चाहिए। और वह भाव मुझे लगता है कि डायलॉग से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अनावश्यक शोरगुल को रोकने के लिए धर्मस्थलों से माइक उतारने के लिए एक व्यवस्था बनाई। 4-5 जगह से इस प्रकार के शोरगुल हो रहे थे। कोई कहता था हम चौराहे पे करेंगे, कोई कहता था हम फलानी जगह ये करेंगे, कोई गलत तरीके से अफवाह फैलाने में ही लगे हुए थे। मैं एक दिन रात्रि को अधिकारियों की बात सुन रहा था, रात 10 बज रहे थे। मैंने पहले ही एनआईसी से कहा था कि रात 10 बजे मैं कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत करूंगा। मैंने वो सूची उनको उपलब्ध करवाई। ठीक 10 बजे मैंने कहा कि आप सब ने अपनी बात बोल ले। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा चलिए मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, आप सब उसमें बैठे मेरे साथ। उनको भी नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है। मैं वहां गया, मैंने कुछ चुनिंदा अधिकारी थे, जिले के भी नहीं थे, वे रेंज स्तर के थे और जोन स्तर के थे। मैंने कहा कि देखो 10 से 11 बजे तक मेरी वीसी चलेगी और 11 से 12 आपको करना होगा। 12 से 1 वे लोग फिर जो जिले के लोग होंगे वे लोग करेंगे। अब क्या करना है, पॉइंट नोट करो। मैंने कहा जितने भी अनावश्यक शोरगुल है ये सब हटना है और ये कल मॉर्निंग से लेकर के परसों मॉर्निंग तक सारा कार्य होना है। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा, मैंने कहा संभव है? उन्होंने कहा साहब बहुत कठिन है। मैंने कहा क्यों कठिन है? उन्होंने कहा साहब ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा इतना बड़ा तंत्र क्यों है? मैंने कहा है लेकिन साहब संभव नहीं दिखता है। मैंने कहा संभव बनाने के लिए ही मैं जुड़ा हूं और संभव की भाषा है संवाद। उन्होंने कहा संवाद? मैंने कहा हाँ। कल सुबह जाइए और 2 काम होंगे। कोई भी धर्मस्थल माइक बजाएगा तो अपनी परमिसेस के अंदर बजाएगा, उसकी आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी आएगी तो फिर जवाबदेही तय होगी। लेकिन इसके लिए पहले आप उनको समझाइए, बताइए। कोई बीमार आदमी होगा, कोई बुजुर्ग आदमी होगा, कोई हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा होगा, उन भावनाओं को भी सम्मान देना होगा। और ये कार्य होगा अगले 24 घंटे के अंदर। आप सभी इस पोर्टल पर अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। आपने देखा होगा 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश से सारा शोरगुल समाप्त हो गया। ये संवाद की भाषा है। अगर हम जबरदस्ती पहले ही चरण में संवाद की बजाय संघर्ष मोड़ लेते, क्या ये संभव हो पाता है? नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है। सुशासन के लिए अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, लेकिन उसकी पहली शर्त संवाद है। लोकतंत्र की पहली भाषा, पहली जो शर्त है वो संवाद है। हम जबरन अपनी बात को किसी पे थोप नहीं सकते।
लेकिन संवाद से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जब भी हम संवाद की भाषा से अपने आप को अलग करते हैं तो वह एक नए संघर्ष को बढ़ावा देती है। उस संघर्ष से बचने की आवश्यकता है और मीडिया उस संवाद की भाषा को अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी और फिर उस समय उन बातों को आगे बढ़ाएगी तो बहुत सारे कंफ्यूजन जो होते हैं स्थानीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। और उस संवाद को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का जो सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है वह मीडिया हो सकती है। आपके पास आवश्यक नहीं कि हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात सुनाएं। आपके लिए 200 लोग पर्याप्त हैं। 200 लोग सामने बैठेंगे और 200 लोग में से हर व्यक्ति लिखना प्रारंभ कर देगा तो मान करके चलिए कि वो 2 करोड़ लोगों तक वो आवाज आपकी वैसे पहुंच जाएगी। एक झटके में 2 करोड़ लोगों तक आप पहुंचा देंगे। यानी उसको वहां तक पहुंचने में कोई, और फिर वे 2 करोड़ लोग भी उसको सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे तो उसको 20 करोड़ और 25 करोड़ लोगों तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। मैंने महाकुंभ पौधान आपको बताया है और ऐसे ही अन्य मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपतियों को विभिन्न विषयों को लेकर के बुलवाइए, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को बुलवाइए, समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग तबके में बहुत सक्सेस स्टोरी के साथ जिन लोगों ने काम प्रारंभ किया है, किसी ने व्यापार के क्षेत्र में किया होगा, किसी ने कृषि के क्षेत्र में किया होगा, किसी ने कोई युवा होगा उसने कोई इनोवेशन किया होगा, कोई अपना स्टार्टअप प्रारंभ किया होगा, कोई महिला होगी जिसने आर्थिक स्वावलंबन का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया होगा। ये ढेर सारे उदाहरण हैं। अगर मीडिया उसको आगे नहीं बढ़ाएगी तो प्रतिभा दब जाएगी। उस प्रतिभा से प्रेरणा प्राप्त करने वाला जो बड़ा तबका है वह आगे नहीं बढ़ सकता है। और याद रखना, एक समय के बाद प्रतिभा को थोड़ा भी रास्ता मिलेगा तो वो अपना रास्ता स्वयं तय कर लेता। थोड़ा सा सरकार का संबल मिले या तो समाज का संबल मिलता तो अपना रास्ता स्वयं आगे बढ़ा लेता है। मुझे याद है कोविड कालखंड, मैं झांसी गया था। झांसी की 5-6 महिलाएं वे मुझे एक कार्यक्रम में मिली। उन्होंने कहा साहब कोई काम धाम हमें मिल जाता है। तो मैंने कहा कौन क्लास तक पढ़ाई की है? तो कोई 5वीं पास था, कोई 8वीं पास था। मैंने कहा भाई 5वीं 8वीं पास आप काम क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं नाम ही नहीं कह सकता। मैंने कहा ठीक है हम इसमें बात करते हैं। तो मैंने वहां पे गया तो एक अधिकारी वहां पे थे। मैंने कहा भाई इनके लिए कोई काम धाम चेक कर दो। उसी समय कार्रवाई प्रारंभ हुई। वहां पे 6 लोगों से बनाया गया बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर दुग्ध समिति एक बनाई गई वहां पे बुंदेलखंड के लिए। और आप देखें कि उस दुग्ध समिति ने कितना अच्छा काम किया है। 5वीं पास और 8वीं पास महिलाएं बुंदेलखंडी के अलावा किसी भाषा में बोल नहीं सकती, लेकिन अभिनंदनीय कार्य किया। आज उनके पास 61,000 सदस्य हैं, 1500 करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर है और 125 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। करने की इच्छा शक्ति थी। और उसी तर्ज पर वो एक मॉडल बना यूपी के अंदर भी, हाँ महिलाएं भी इस क्षेत्र में काम कर सकती हैं। अब आगरा में भी एक मिल्क प्रोड्यूसर बन तैयार हो गया है, वो उससे भी अच्छा काम कर रहा है और केवल महिलाएं। इस सक्सेस स्टोरी को अगर हम लिखेंगे नहीं तो अन्य क्षेत्र की महिलाएं कैसे काम कर रही हैं उनको पता ही नहीं होगा।
उनको एक रास्ता दिखाने की आवश्यकता, और रास्ता समाज को दिखाना चाहिए। समाज के प्रति हम सबकी जवाबदेही है, वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या मीडिया हो, हम सबकी जवाबदेही, क्योंकि इसी समाज ने हमें एक मंच दिया है, इसी समाज ने हमें आगे बढ़ने के लिए एक अवसर दिया है, तो समाज के प्रति हमारी कुछ जवाबदेही तो होगी। उस जवाबदेही के लिए हम लोग कार्य कर सकेंगे। मुझे याद है आज से लगभग 15 वर्ष पहले की घटना, गोरखपुर। देखिए, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं उस दिन इस बात को मान लिया, व्यक्ति की सोच उसे छोटा और बड़ा बनाती है। एक नौजवान मेरे पास आया और वो 15 वर्ष पहले की घटना, वो मेरे पास आया। उसने कहा, साहब जो है, मैंने पिपरौली ब्लॉक में गीता के पीछे एक गांव का उसने जिक्र क्या कहा, वहां पे मैंने उसने मुझे ये कहा कि मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का एक वो बनाया है। उसने कहा, साहब मैं कुछ सिलाई की मशीन खरीदा हूं और वहां पर टेलरिंग का काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप मेरा उसका उद्घाटन कर दीजिए। तो मुझे लगा, यार मैं तो सांसद हूं, अब टेलर मशीन का उद्घाटन करने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने कहा, तुम काम शुरू करो, मैं किसी दिन आता हूं। यद्यपि मैं टालने के लिए बोला था, लेकिन मुझे लगा, यार देखो, एक दिन मैं उधर ही से गीता के पास गया था एक कार्यक्रम में, तो गीता से मेरे मन में आया, देखो उस नौजवान ने मुझे कहा था, तो मैंने वहां के लोकल कार्यकर्ताओं से कहा, मैंने कहा कि देखो, उस गांव से एक व्यक्ति मेरे पास आया था, उसने वहां गांव में कुछ सिलाई की मशीनें रखी हुई है, देखो तो कैसा काम चल रहा है, मुझे बताओ क्या मैं वहां जा सकता हूं। उसने कहा, हाँ। उसने कहा, तो हमारे गांव में ही है और उस फलाने टोले पर है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, वहां जाऊंगा। अपने गाड़ी, जो मेरे साथ लोग थे, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा वहां चल रहा। देखिए, 15 वर्ष पहले की घटना में बता रहा हूं कि कैसे उस नौजवान ने क्या, तो मुंबई में रहता था, मुंबई से वापस आया था। उसने यानी इस सभागार के आधे पे इसी प्रकार के 2 बड़े सभागार बनाए थे, सिलाई की आधुनिक मशीनें लेके आया था। गांव की 20 महिलाएं उस समय वहां काम कर रही थी और प्रति नग यानी प्रति कपड़ा नग के हिसाब से वो पैसा देता था, लेकिन पहले उसने उनकी ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग के दौरान वह उन्हें 3000 रुपया भोजन की व्यवस्था करता था और जब वे ट्रेन हो जाती थी तो उसके बाद वह प्रति नग के हिसाब से उन्हें पैसा देता। तो मैं बहुत चक्का। उस समय गोरखपुर में बिजली 3 से 4 घंटे आती थी और तो गांव था, तो गांव में तो एक सप्ताह आती थी, एक सप्ताह नहीं आती थी। तो मैंने उसको कहा, यार बिजली नहीं रहती कैसे? उसने कहा, मैंने जनरेटर लगाए थे, मैं जनरेटर लगाया हूं, जनरेटर से चलाता हूं। एसी लगाया था वो, यानी वो एसी भी लगाया था और चलता था। तो मैंने कहा, अच्छा। फिर मुझे लगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को पैसा कम देता हो? तो मैंने उन महिलाओं से पूछा, मैंने कहा कि आप कितना पैसा कमा देती? तो एक महिला बोली कि मैं सुबह घर का सारा कामकाज करके 10 बजे 10:30 बजे तक आती हूँ और शाम 4 बजे तक यहाँ काम करती हूँ। एक दिन में मैं लगभग 500 रुपये कमा ले, 500 रुपये के कपड़े सिल लेती हूँ। 500। मैंने कहा, पैसा मिल जाता? कहाँ, जब पैसा मैं मांगती हूँ तब पैसा मिल जाता है। फिर मैंने दूसरी महिला से पूछा, उसने भी कहा, साहब किसी, यानी आप आश्चर्य करेंगे कि घर का काम करते करते अगर कोई 12 से 15 हजार रुपये महीना कमा ले तो कौन बुरा है। और एक युवा की सक्सेस स्टोरी थी। मैंने कई बार कहा इसके बारे में, मैंने कहा देखो उसकी सक्सेस स्टोरी सामने आनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। फिर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं गीता का निरीक्षण करने के लिए गया था, तो वहां एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, अलग अलग एग्जीबिटर ने अपने अपने वो लगाए हुए थे। तो मैंने कहा, वो नौजवान मुझे वहां पर देख गया,
कैसे चला? उसने कहा साहब तुम मार्केट में सप्लाई करना, रॉ मटेरियल मार्केट से लाता हूँ और मार्केट में फिर उसको मैं बना करके देता हूँ। कपड़े, जिस प्रकार का कपड़े, याद करना रेडीमेड गारमेंट्स में एक बड़ा कार्य, एक बड़ा हब भारत बन सकता है। आधी आबादी जो घर गृहस्थी का काम करने के बाद 4 से 6 घंटे निकाल करके प्रतिदिन अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकती है और भारत को रेडीमेड गारमेंट्स का दुनिया का सबसे बड़े हब के रूप में बदल सकती है। आपके सामने बांग्लादेश और वियतनाम 2 देश हैं। बांग्लादेश की आबादी कुल 16 करोड़ और इंटरनेशनल ब्रांड जहां भी आप देखेंगे, कहीं भी दुनिया के अंदर आप जाएंगे, रेडीमेड गारमेंट्स में बांग्लादेश का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब तो उनका मति मर गया है कि उन लोगों ने वहां बांग्लादेश में अशांति पैदा कर दी, अव्यवस्था पैदा कर दी, तो उसके साथ ही उनकी ब्रांड भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब अशांति होगी तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। लेकिन कितने बड़े रोजगार का माध्यम बना था, उसकी कीमत वे लोग आज नहीं समझ सकते। ऐसे वियतनाम दुनिया के अंदर क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये तभी होगा किसी भी सक्सेस स्टोरी को मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाईलाइट करना, आगे बढ़ाना, उन लोगों को सम्मान देना जिन लोगों ने इस फील्ड में काम किया है, और फिर उन्हें हम उस सक्सेस स्टोरी को आप बुलाइए ना, कभी प्रेस क्लब में बुलाइए, अपनी टूटी फूटी भाषा में बोले हो, बताए तो आप उसको अपनी भाषा दीजिए, अपने शब्द उसके साथ पिरोइए और फिर हाईलाइट करिए उसके चित्रों के साथ। बताइए देश को, बताइए समाज को कि देखिए आपके बीच में भी ऐसे ऐसी मड़ियां मौजूद हैं जो समाज को एक नई दिशा दे सकती है। और वह जब कार्य हम करेंगे तो सचमुच समाज के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और समाज हम पर विश्वास करेगा। जो जन सरोकार हमारा है, उस जन सरोकार के साथ हम जुड़ करके आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहाँ पे रितेश जी अपने यहाँ पर उन्होंने अपने प्रस्तावना उद्बोधन में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हम चाहते हैं संवाद की इस भाषा को आगे बढ़ाएं, एक डायलॉग प्रारंभ हो, और डायलॉग एक दिल्ली में होता है, 2.5 मिनट डायलॉग के बिना आते हैं, राजनीतिक भी आते हैं, बड़े बड़े राजनेता भी जाते हैं, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग भी आते हैं, समाज जीवन से जुड़े हुए लोग भी आते हैं, और वही गोरखपुर डायलॉग के माध्यम से गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब भी इस डायलॉग को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। वह डायलॉग प्रभावी होगा, मीडिया की प्रासंगिकता को समाज जीवन में और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेगा, मीडिया की ताकत का एहसास कराएगा। और ये तो सबसे अच्छा निरपेक्ष कार्य है, वे किसी भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी को सामने रख देना, उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया, हमें उसको समाज के सामने प्रस्तुत करना, और एक सक्सेस स्टोरी को आप सामने रखेंगे, न जाने कितने लोगों के जीवन में आप परिवर्तन करने का माध्यम, न जाने कितने लोगों को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यह कार्य गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगा, ये मुझे बड़ा विश्वास है। यहां पर कुछ चीजें उन्होंने मेरे सामने रखी, उन्होंने 2-3 प्रस्ताव मेरे सामने दी है। अभी उनकी शुरुआत है, औपचारिक कार्य ग्रहण करने के बाद उनको अभी अपने कार्यक्रमों को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि गोरखपुर प्रेस क्लब में ई-लाइब्रेरी होनी चाहिए, और हम भी चाहते हैं लाइब्रेरी जितनी मजबूत होगी, जितनी समृद्ध होगी, उतना ही आप भी उसका अवलोकन कर पाएंगे। और मुझे लगता है दोनों फॉर्म में होनी चाहिए, यानी वहां पे आपकी डिजिटल लाइब्रेरी तो हो ही, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ आपके पास उस प्रकार के पब्लिकेशंस और उस प्रकार की पुस्तकों का एक पूरा अच्छा होना चाहिए। जैसे देश के अंदर संविधान पे जो डिबेट हुई थी, हिंदी और इंग्लिश, उस डिबेट की प्रतियां आपके पास मौजूद होनी चाहिए। या फिर देश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हुई डिबेट,
उनको ही मंगाना चाहिए। विभिन्न राज्यों के अंदर होंगी, उसको ही मंगाया जाना चाहिए। अलग अलग जन आंदोलनों से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर के या विभिन्न पक्षों को लेकर के उससे जुड़े हुए साहित्य को भी हमें उस लाइब्रेरी का हिस्सा बनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उद्धरण होंगे जिसको आपको बहुत बार कोट करना पड़ेगा। उन धर्म ग्रंथों को भी तो किसी भी मत और मजहब के हो, संप्रदाय को आप उनको रखिए वहां पे, देखिए वहां पे आपको देखने को अवसर मिलेगा। जब कोई व्यक्ति किसी बात पर आगे बढ़ाने का काम करता है, उस पर चर्चा परिचर्चा की बात करता है, तो आपके सामने पहले से रेफरेंस बुक्स हो गए, उसके माध्यम से आप उनको बता पाएंगे कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हैं, ये है सच्चाई, ये है। तो बहुत सारे लोगों की आंखों को खोलने वाला होगा। बहुत बार न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग भी आते हैं, लोकल स्तर पर न्यायिक अधिकारी जनपद स्तर के तो हैं ही, लेकिन आप प्रयागराज में हमारा हाई कोर्ट है, वहां से भी आप लोगों को बुला सकते हैं। कौन नहीं आना चाहेगा? आपके कार्यक्रमों में तो आने में किसी को भी परेशानी नहीं होगी। ये चीजें अगर हम आगे बढ़ाएंगे और एक विषय को उनके सामने देंगे तो बहुत सारी चीजें यहां पर हम सबके सामने देखने को मिलेगी। मैं जो निर्वाचित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो हमारे पदाधिकारी हैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वहां अंततः समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यह सरकार का ही कार्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चलें, लेकिन हां, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जो इस भावना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने पत्रकारिता से जुड़े हुए और पत्रकारों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को, श्री रितेश मिश्र जी को, भूपेंद्र द्विवेदी जी को, पंकज श्रीवास्तव जी को, अंगद प्रजापति जी को, प्रिंस कुमार पांडे जी, विनय कुमार सिंह जी, परमात्मा राम त्रिपाठी जी, राजीव कुमार पांडे जी, विवेक कुमार जी, इन सभी को यहाँ पर इस नवगठित प्रेस क्लब के पदाधिकारी के रूप में हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास करता हूं कि मीडिया की इस प्रभावी भूमिका को, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आप आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस क्लब कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और होली के इस कार्यक्रम में पत्रकारों को भी अपनी शुभकामनाएं उन्होंने प्रेषित की। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी